हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते और खुद ही उन बातों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें किशन अपने घर वालों और गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज करके खुद की ही की हुई गलती दोहराता है और उसका खामियाजा भुगतता है। किशन ने कौन सी गलती दोहराई थी, उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ा था, वो जानेंगे आप आज की इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दे, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी ये कहानी सत्य घटना से प्रेरित है जिसमें जगह और पात्र बदले गए हैं। ये कहानी जिस सत्य घटना पर आधारित है वो घटना सतना जिले के एक छोटे से गांव में घटी थी। वो गांव पहाड़ के किनारे बसा हुआ है जिसमें कुछ गिने चुने ही घर हैं। उन्हीं घरों में से एक घर था रवि और किशन का। रवि किशन का बड़ा भाई था। रवि की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम वंदना था। वो गर्मी के दिन थे और आप तो जानते ही हैं कि गांव में कितनी भयानक गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण वंदना की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे सतना के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जब ये सूचना वंदना को मिली तो वो अपने पति के साथ अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। रवि का भाई किशन भी उन दोनों के साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन वो उनके साथ बस में न जाकर अपने दोस्त बिस्वा के साथ उसकी मोटरसाइकिल में गया। वो चारों सुबह के लगभग 10 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उन तीनों ने वंदना की मां का हालचाल जाना और जो जैसे गया था वैसे ही शाम को घर वापस लौटने लगे। मतलब रवि अपनी पत्नी वंदना के साथ बस में वापस घर लौटा और किशन अपने दोस्त बिस्वा के साथ उसकी मोटरसाइकिल में घर वापस लौटा। रवि और उसकी पत्नी तो घर पहुंच गए, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो जाने के कारण किशन और उसके दोस्त बिस्वा को रास्ते में ही रात के 10 बज गए थे, क्योंकि वो दोनों मोटरसाइकिल को धक्का मारकर पैदल ही घर जा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने घर लंबे रास्ते से पहुंचने की बजाय छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं था कि उनका वो फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। उस रात जिस रास्ते से उन दोनों ने घर वापस जाने का फैसला किया था, उस रास्ते पर पड़ने वाली सूखी नदी के पास कोई भी व्यक्ति दिन के समय भी अकेले जाने से कतराता था। रात के समय उस रास्ते पर या उस नदी के पास जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि लोगों के पास वैसा न करने की एक खौफनाक वजह थी, और वो वजह क्या थी उसके बारे में किशन और बिस्वा अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उन्हें लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो नदी सालों से सूखी हुई थी, जिस वजह से उसके आसपास घास का एक तिनका भी नहीं था, और नदी के आसपास दूर दूर तक ना तो इंसानी बस्ती थी और ना ही एक भी घर बना हुआ था, जिस वजह से वो इलाका रात के समय बहुत ही खौफनाक लगता था। रवि और बिस्वा मोटरसाइकिल को धक्का मारते हुए नदी के पास से ही गुजर रहे थे। आसमान में पूरा तो नहीं, लेकिन आधा चांद खिला हुआ था, जिसकी रोशनी के सहारे वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो रात का लगभग 11 बजे का समय था। तभी बिस्वा की नज़र नदी के किनारे एक सूखे पड़ चुके पेड़ पर लटकी हुई जलती लालटेन पर पड़ी। उसने किशन को बताया, लेकिन जब किशन ने उस पेड़ की तरफ देखा तो उसे वहां सिवाय सूखे पेड़ के परछाई के अलावा जो चांद की रोशनी के कारण बन रही थी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद किशन बिस्वा पर हंसते हुए बोला, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तू भी लोगों की बातों को सच मान बैठा है, इसलिए तुझे उस पेड़ के पास जलती हुई लालटेन दिखाई दे रही है। तुझे भले ही मेरी बात पर हंसी आ रही है और मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस सूखे पेड़ के पास
एक जलती हुई लालटेन देखी थी। बिस्वा ने किशन को अपनी बात पर यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। अगर तूने उस पेड़ के पास जलती लालटेन देखी थी और वहाँ सचमुच ही लालटेन थी, तो फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? या फिर उस लालटेन को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? किशन ने बिस्वा से सवाल किया। ये बात तू बहुत अच्छी तरह से जानता है किशन कि वो लालटेन कहाँ गई, लेकिन फिर भी तू मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और घबराहट भी होने लगी है। तू जल्दी से यहाँ से निकल, कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्टकट लेने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाए। बिस्वा ने किशन को समझाने की कोशिश की। अच्छा, अब मैं तेरी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मुझे लगता है तुझे भी गांव के और लोगों की तरह पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी पहने हुए हाथ में लालटेन लिए एक जवान औरत दिखाई दी है, जो तुझे अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी। या फिर वो तुझे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से निकल जा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, है ना? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? किशन बिस्वा पर हंसते हुए बोला। यार, मैं भी तेरी तरह उन बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अभी अभी जो मैंने देखा वो देखकर मुझे उन बातों पर भरोसा होने लगा है। मुझे वो औरत तो नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ, लालटेन ज़रूर दिखाई दी। तू मेरी बात पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और तू मेरी बात मान, वरना बहुत देर हो जाएगी। इससे पहले यहाँ से जल्द निकल चल। बिस्वा ने किशन को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने सचमुच ही पेड़ के पास जलती हुई लालटेन देखी थी, लेकिन किशन बिस्वा की बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। उल्टा जब से उसने उसे जलती हुई लालटेन के बारे में बताया था, तब से वो और धीरे धीरे चलने लगा था। किशन उन लोगों में से था जिसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो उन्हें मनगढ़ंत कहानी मानता था, इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की बातों को उसके मन का वहम समझा और सूखी नदी के पास बिना किसी डर और खौफ के रात के समय चलता रहा। वो दोनों नदी के किनारे चलते चलते उस जगह पर पहुंच चुके थे जिस जगह पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। वहां पहुंचकर बिस्वा की पहले से ही खराब हो चुकी मोटरसाइकिल का पहिया अचानक से जैम हो गया। उन दोनों ने मोटरसाइकिल के पहिए को घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहिया ऐसे जाम हो गया था जैसे किसी ने पहिए को मजबूती से पकड़ रखा हो या फिर उसे वेल्ड कर दिया हो। बहुत देर तक पहिया घुमाने की कोशिश करने के बाद वो दोनों वहीं थक कर बैठ गए। वो दोनों ये पता लगाने में भी नाकाम रहे कि आखिरकार पहिया जाम कैसे हुआ है। पहिया जाम हो जाने की वजह से वो दोनों मोटरसाइकिल को धक्का मारकर घर भी नहीं ले जा सकते थे। इस उम्मीद में कि शायद रात के वक्त खेत में सोता हुआ कोई दिख जाए जिसके पास जाकर वो मदद मांग ले, किशन खड़ा होकर अपने आसपास नज़र घुमाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। आप समझ रहे होंगे कि किशन बेवकूफ़ था, तभी वो रात के वक्त सोते हुए लोगों को ढूंढ रहा था, क्योंकि भला रात के वक्त उसे सोते हुए लोग कैसे दिखाई देते। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन किशन सोते हुए लोगों को नहीं देख रहा था, बल्कि अपने आसपास के खेतों से आ रही रोशनी ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई खेत में सो रहा होगा तो अपने आसपास लालटेन की रोशनी ज़रूर करेगा। जब से बिस्वा ने उस पेड़ के पास जलती हुई लालटेन देखी थी, तब से डर के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन किशन बेफिक्र था। तभी किशन को दूर नदी के बीचों बीच एक जलती हुई लालटेन दिखाई दी। इस उम्मीद में कि ज़रूर उस लालटेन के पास कोई ना कोई होगा, वो उससे मदद मांगने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। किशन ने मुश्किल से 5 या 10 कदम ही बढ़ाए होंगे कि तभी उसके सामने अचानक सफ़ेद साड़ी पहने हाथ में लालटेन लिए एक औरत आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? किशन चौंक कर बोला। तुम दोनों मेरे घर में ही खड़े हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उस औरत ने उन दोनों को धमकी दी। उस औरत की बात सुनकर बिस्वा सहम गया और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहाँ से जाने को तैयार हो गया, लेकिन किशन पर उसकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम वही हो जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं? वो लोग तुम्ही से इतना डरते हैं? भले ही वो लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। हमारी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है,
इसे छोड़कर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? किशन बोला। किशन उस औरत से बहस कर रहा था, लेकिन बिस्वा दबे पांव वहां से निकलने की फिराक में था। उसने किशन का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो दोनों मुश्किल से 10 या 20 कदम ही चले होंगे, तभी वो औरत अचानक उनके सामने आकर एक बार फिर खड़ी हो गई। उसे देखकर बिस्वा पसीने पसीने हो गया, लेकिन किशन एकदम शांत रहा। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो औरत भी उन्हीं के साथ चल रही थी। फिर अचानक वो औरत गायब हो गई, जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने गांव की सीमा तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर बिस्वा ने राहत की सांस ली। बिस्वा समझ रहा था कि अब मुसीबत पीछे छूट चुकी है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद साड़ी पहने और हाथ में लालटेन लिया औरत उसके पीछे खड़ी थी। रात बहुत हो गई थी, रास्ता सुनसान था और धीरे धीरे हवा चल रही थी। बिस्वा ने किशन से उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो समझ रहा था कि किशन उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा और उस पर हंसेगा। इसीलिए उसने उसे जल्दी से घर चलने को कहा और वो उस औरत के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे किशन के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। बिस्वा उस औरत के बारे में सोचते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही वो कुछ दूर जाता, वो देखता कि वो औरत उसके साथ ही चल रही है। वो और भी ज़्यादा डर जाता। वो नदी गांव की सीमा के अंदर थी। जैसे जैसे वो दोनों गांव के नज़दीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे वो औरत और ज़्यादा भयानक और डरावनी होती जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बिस्वा को उस औरत के पैरों की पायल से आती हुई छन छन की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसके बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि किशन भी डर रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे वो दोनों किशन के घर पहुँचते हैं। उस समय रात के 1 बज गए थे और किशन का भाई और भाभी उसकी बड़ी बेचैनी से राह देख रहे थे और उसके घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। उन दोनों ने किशन से देरी से आने का कारण पूछा तो उसने मोटरसाइकिल ख़राब होने की सारी घटना बताई, लेकिन उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन बिस्वा ने उन दोनों से पूरी बात बता दी। बिस्वा की बात सुनकर रवि बोला, तुम दोनों किस्मत वाले हो जो उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ नहीं किया, नहीं तो आज तक जिस किसी ने भी सूखी नदी के पास उस चुड़ैल को देखा है, वो या तो मर गया है या पूरी तरह पागल हो गया है। रवि की बात सुनकर किशन हंसते हुए बोला, क्या भाई, तुम भी इस डरपोक की बातों पर भरोसा कर रहे हो? क्या इस ज़माने में भी भूत प्रेत होते हैं? हालांकि किशन उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन खुद को बहादुर साबित करने के लिए ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं है। लेकिन उस वक्त तक उसे उन पर भरोसा होने लगा था। लेकिन रवि ने किशन को अच्छी तरह समझाने के लिए सूखी नदी के आसपास घूमने वाली उस चुड़ैल के बारे में शुरू से सब कुछ बताया। रवि बताता है कि सूखी नदी के पास एक नहीं, बहुत सी आत्माओं का वास है। इसीलिए रात के समय वहाँ से कोई भी नहीं निकलता। वो आत्माएं किसी के भी रूप में आकर लोगों को डराती रहती है, क्योंकि एक समय था जब नदी के पास शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ गांव के सभी मुर्दों का दाह संस्कार किया जाता था। वैसे मृत्यु के पश्चात उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, जिनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। लेकिन जो लोग असमय किसी दुर्घटना से मारे जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, वैसे लोगों की अतृप्त आत्मा भटकती रहती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नदी के किनारे भले ही शमशान घाट था, लेकिन लोग वहाँ आते जाते थे। वहाँ भटकने वाली आत्माएं उन्हें परेशान नहीं करती थी और न ही डराती थी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता था कि कोई आत्मा किसी को दिख जाती थी। तब वो नदी अब की तरह सूखी भी नहीं थी। उस नदी में गांव के तालाब से पानी आता था, लेकिन बीते समय के साथ तालाब का पानी कम होने लगा था और नदी पूरी तरह सूख गई। वो घटना 20 साल पहले हुई थी, जिसके बाद हाथ में लालटेन लिए वो सफ़ेद साड़ी पहने औरत लोगों को दिखाई देने लगी थी। 20 साल पहले गांव के बाहर नदी के किनारे पर एक घर बना हुआ था, जिसे 5 लोगों का परिवार रहता था। वो ज़मीन कब्जे की थी, जिस वजह से गांव के लोग चाहते थे कि वो लोग वो घर खाली कर दे,
लेकिन वहाँ रह रहे लोगों में से कोई भी वो घर खाली करने को तैयार नहीं था। वो लोग जो उनसे घर खाली करवाना चाहते थे, रात के वक्त वहाँ जाते और घर के बाहर रखे सामान में तोड़फोड़ कर देते, जिस वजह से घर का मुखिया घर खाली करने का मन बना लेता है। लेकिन उसकी पत्नी घर न खाली करने की जिद पर अड़ जाती है और ये देखने के लिए कि रात के वक्त कौन उसके घर पर तोड़फोड़ करने आता है, हाथ में लालटेन लेकर रात भर पहरेदारी करने लगती है, जिस वजह से उसका पति उससे नाराज़ होने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि बात हाथापाई तक आ जाती है। लेकिन फिर भी वो औरत अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो हर रात हाथ में लालटेन लेकर घर की पहरेदारी करती। उस रात भी वो पिछली रात की तरह हाथ में लालटेन लेकर घर की पहरेदारी करने के लिए घर से बाहर निकलती है। लेकिन सुबह जब उसका पति घर से बाहर निकलता है तो उसे वो घर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। फिर उसे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी की लाश नदी में झाड़ियों के बीच फंसी हुई है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है या फिर उसे किसी ने मारा है, क्योंकि उसके शरीर में चोट के एक भी निशान नहीं थे। उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, ये बात गांव के सभी लोग जानते थे और ये भी जानते थे कि कुछ लोग हैं जो उन दोनों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए पूरे गांव के लोग दो तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि उस औरत ने अपने पति की वजह से आत्महत्या कर ली है और कुछ लोग कहते थे कि उसे उन्हीं लोगों ने मारा है जो रात के वक्त उसे परेशान करते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उस औरत का नदी के किनारे वाले शमशान घाट में ही दाह संस्कार किया गया। उस समय नदी में पानी रहता था तो गांव के लोगों का वहां आना जाना लगा रहता था। कुछ लोग नदी में जाकर नहाते तो कुछ लोग गंदे कपड़े धोते। लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी सूखने लगा और लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया। इस कारण नदी सुनसान हो गई और बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह हो गई। नदी इतनी ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी कि लोग अकेले वहां जाने से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एकांत में जाकर जुआ खेलना पसंद करते थे। इसलिए वो जगह वैसे लोगों की पसंद बन गई, क्योंकि वहां जाकर उन्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो सूखी नदी लोगों के लिए डर और दहशत का दूसरा नाम बन गई। वो लोग रात के समय वहां मोमबत्ती जलाकर जुआ खेल रहे थे। तभी उन्हें सफ़ेद साड़ी पहने हाथ में लालटेन लिए एक औरत दिखाई दी, जो बोली, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उन लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद उन लोगों में से कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग पागल हो गए। उन पागल लोगों का इलाज करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लेकिन झाड़ फूँक करवाने के बाद वो सभी बिल्कुल पहले जैसे हो गए। जिसके बाद उस रात उन लोगों के साथ क्या हुआ था, उस घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वो औरत उन्हें धमकी दे रही थी तो उनमें से कुछ लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोगों ने उसे गलत नीयत से पकड़ना चाहा। लेकिन जैसे ही वो उनके पास गए, वैसे ही उनका पूरा शरीर अकड़ गया और वो सभी ज़मीन पर गिर पड़े और बिन पानी की मछली जैसे तड़पने लगे और उन्होंने दम तोड़ दिया। वो देखकर बाकी के लोग इतने ज़्यादा घबरा गए और डर गए कि फिर उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ होश नहीं था। उस घटना के बारे में जानने के बाद गांव के सभी लोग उस नदी के पास जाने से और ज़्यादा डरने लगे थे। उस घटना के बाद उसी नदी के किनारे एक और घटना हुई, लेकिन वो घटना उस गांव के व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के साथ हुई थी। जिसके बाद वो मानो गांव वालों के मन में उस नदी के लिए ऐसी दहशत भर गई थी कि उन्होंने उस नदी का त्याग कर दिया था। नदी के किनारे पर आत्माओं का वास है, इस बात से अनजान किसी दूर शहर से आया हुआ हींग बेचने वाला साइकिल में सवार होकर दोपहर के समय अपनी धुन में नदी के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसके सामने वही औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए आती है और साइकिल के सामने बैठ जाती है। वो आदमी उसके बगल से साइकिल निकालता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही औरत उसे अपनी साइकिल के सामने खड़ी दिखाई देती है। बाहरी आदमी होने की वजह से वो उस औरत को कुछ नहीं कहता और एक बार फिर अपनी साइकिल उसके बगल से निकाल लेता है। वो आदमी जितना आगे बढ़ता जाता था, औरत बार बार साइकिल के सामने आकर बैठ जाती या खड़ी हो जाती।
पहले तो वो आदमी सोचता है कि शायद वो कोई पागल औरत है, इसीलिए वो इस तरह की बातें और हरकतें कर रही है। लेकिन जब वो बार बार उसके सामने आने लगी तो वो पूछता है कि बहन जी, आप कौन हैं और बार बार मेरा रास्ता क्यों रोक रही है। लेकिन वो औरत उसकी बात का जवाब नहीं देती। उस आदमी ने बहुत बार उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो आखिरकार वो परेशान होकर साइकिल का पहिया उस पर चढ़ा देता है। लेकिन उसके बाद वो अपनी साइकिल छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, क्योंकि साइकिल का पहिया जैसे ही औरत के शरीर को छूता है वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ दूर तक भागने के बाद जब वो व्यक्ति थक कर रुकता है तो अपने सामने उसी औरत को पाता है। उसने उस औरत से दूर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर नहीं जा पाया। वो भागकर जहाँ भी जाता वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। जैसे तैसे वो नदी को पीछे छोड़ चुका था और गांव की सीमा के अंदर पहुंच गया था। कुछ लोगों ने उसे देखा तो उससे उसके बारे में पूछा। वो व्यक्ति इतना थका और डरा और घबराया हुआ था कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो सिर्फ नदी की तरफ इशारा कर रहा था। उसके इशारे के वजह से गांव वाले समझ गए थे कि हो ना हो वह व्यक्ति ज़रूर नदी के किनारे से गुजरा है और उसे उसी आत्मा ने परेशान किया है। रवि ने किशन को समझाने के लिए सूखी नदी के आसपास घटी इस तरह की घटनाओं की बहुत सी कहानियां सुनाई, लेकिन किशन को शायद भरोसा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी था तो वो खुद उस आत्मा को महसूस करना चाहता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वो लोगों को नदी के किनारे क्यों नहीं जाने देती, और वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर उसने उससे और उसके दोस्त को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया था। अपने बड़े भाई की बात खत्म हो जाने के बाद किशन ने बिस्वा को घर जाने को कहा और खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की बातों के बारे में सोच रहा था, और जो कुछ थोड़ी देर पहले उसे अनुभव हुआ था वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होते ही बिस्वा किशन के पास आता है और वो दोनों नदी के किनारे छोड़ी हुई मोटरसाइकिल लेने जाते हैं। बिस्वा के पास मोटरसाइकिल का पहिया खोलने के औजार थे। वो जानता था कि कोई भी उसके साथ नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए उसने सारा इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। बिस्वा जल्द से जल्द मोटरसाइकिल का पहिया ठीक करने लगा और ये करके वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन किशन वहाँ कुछ देर रुकना चाहता था। मोटरसाइकिल के पास पहुंचकर उन्हें पता चला कि पहिया घूम रहा है, इसलिए बिस्वा जल्द से जल्द मोटरसाइकिल को धक्का लगाकर वहाँ से जाने लगा। किशन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रात की घटना से बिस्वा इतना डरा हुआ था कि वो एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था, और वो किशन को अकेले छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन जाते जाते वो उसे अपनी ताबीज़ दे गया और बोला, इसी की वजह से कल रात हम दोनों बच गए थे। अगर तू अपनी ज़िद पर यहीं रुकना चाहता है तो इसे अपने पास रख। किशन वहीं रुककर फिर से उसी औरत या रूह के आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन दोपहर से सुबह हो गई और वो उसे कहीं नहीं दिखी। गर्मी के दिन थे, जिस वजह से प्यास के मारे उसका हाल बहुत बुरा हो गया था और वो वापस घर जाने लगा। लेकिन तभी उसे औरत की आवाज़ सुनाई दी, मैंने तुझे कहा था ना, दोबारा यहाँ मत आना। तूने फिर से यहाँ आने की गलती की है। अब मैं तेरा वही हाल करूँगी जो मेरे साथ हुआ था। किशन ने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो औरत अपने असली रूप में उसके सामने खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जगह जगह से फटा हुआ, लंबे नाखून, गंदे दांत और हाथ में जलती हुई लालटेन। उस ताबीज़ के कारण वो रूह उसके पास नहीं आई, लेकिन उसका असली रूप देखकर किशन पागल हो गया था। उस दिन के बाद से किशन अब तक पागल ही है। वो औरत आज भी उसी नदी के आसपास घूमती रहती है और वहाँ आने जाने वाले लोगों के साथ वही करती है जो उसने किशन के साथ किया था, या फिर उससे भी बुरा। आज तक उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। कोई भी नहीं जान पाया कि उसने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड
टेक केयर।